नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की गहरी पड़ताल कर रहे हैं जो इतिहास की किताबों से निकलकर आज की सुर्खियों तक फैला हुआ है। खालिस्तान आंदोलन। और हमारे पास इस पर एक विकिपीडिया लेख है और साथ ही हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का एक ब्रीफिंग दस्तावेज भी। तो हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को गिनवाना नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी को समझना है। ये विचार आखिर आया कहाँ से? बिल्कुल। और क्यों 80 के दशक में पंजाब हिंसा की आग में जल उठा। और शायद सबसे बड़ा सवाल, जो आंदोलन भारत में लगभग खत्म हो गया, वो आज भी कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में क्यों गूंज रहा है? हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिसमें राजनीति, धर्म, पहचान, हिंसा सब कुछ घुला मिला हुआ है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। ये जो एक अलग सिख देश का विचार है, ये कोई नई बात तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें असल में भारत की आज़ादी से भी पहले की हैं। जब अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तभी से एक अलग सिख राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं। अच्छा। हाँ, 1940s में तो खालिस्तान नाम का एक पैम्फलेट भी सामने आया था। वाह, मतलब ये शब्द इतना पुराना है। तो उस वक्त क्या सिर्फ यही एक विचार था या और भी कुछ चल रहा था? नहीं, कई तरह के विचार थे। एक था आजाद पंजाब का प्रस्ताव। आजाद पंजाब? हाँ, और उसका मकसद बड़ा दिलचस्प था। ऐसा प्रांत बनाना जहाँ किसी एक धर्म का दबदबा ना हो। सोचिए, लगभग 40% मुस्लिम, 40% हिंदू और 20% सिख। मतलब एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश। बिल्कुल। और दूसरा विचार इससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी था, सिखिस्तान। सिखिस्तान, ये तो एक अलग देश की मांग लगती है। हाँ, ये एक पूरी तरह से स्वतंत्र सिख राष्ट्र की मांग थी। कल्पना की गई थी कि महाराजा पटियाला के नेतृत्व में एक राजशाही होगी। इसमें पंजाब के कुछ हिस्से और शिमला की रियासतें भी शामिल थी। लेकिन फिर 1947 में विभाजन हुआ, उसने तो सारा नक्शा ही बदल दिया होगा। सब कुछ बदल दिया। पंजाब का दिल ही दो टुकड़ों में बट गया। ज्यादातर सिख और हिंदू नए बने पाकिस्तान से भारत के पंजाब में आ गए। पर यहाँ एक अजीब बात हुई है ना? हाँ, यही विडंबना है। अपने ही घर में भारतीय पंजाब में सिख आबादी हिंदुओं के मुकाबले अल्पसंख्यक हो गई और यहीं से आप कह सकते हैं कि असंतोष के कुछ बीज बोए गए। हमारे एक स्रोत में इतिहासकार हरजोत सिंह ओबेरॉय का जिक्र है, जो कहते हैं कि सिख पहचान को पंजाब की जमीन से इतना गहरा जोड़ना, ये खुद 1940 के दशक की ही एक सोच थी। हाँ, ताकि एक अलग राज्य की मांग को और मजबूती दी जा सके। ये दिखाता है कि पहचान भी कैसे समय के साथ गढ़ी जाती है। तो आज़ादी के बाद ये मांग पंजाबी सूबा आंदोलन में बदल गई। सही। अब ये मांग भाषा पर आधारित थी, एक पंजाबी बोलने वाले राज्य की। लेकिन सरकार को डर था कि 1947 के बाद धर्म के नाम पर एक और बंटवारा कहीं और अस्थिरता न पैदा कर दे। पर आखिरकार 1966 में ये मांग मान ली गई। पंजाब का पुनर्गठन हुआ। हाँ, पंजाब बना और उससे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग हो गए। लेकिन यह एक अधूरा समाधान था। अधूरा क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ को एक साझा राजधानी बना दिया गया, जो आज तक है। और नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर भी विवाद खड़े हो गए। तो कई सिखों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। और इसी असंतोष की जमीन पर 1973 का वो मशहूर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया। बिल्कुल। ये प्रस्ताव सीधे सीधे खालिस्तान की मांग नहीं करता था, लेकिन इसने पंजाब के लिए बहुत ज्यादा स्वायत्तता की मांग की। मतलब एक ऐसा राज्य जहां केंद्र सरकार की भूमिका सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और मुद्रा जैसे कुछ विषयों तक ही सीमित रह जाए। इसने अलगाववाद की आग को हवा जरूर दी। और यहीं से कहानी में जरनैल सिंह भिंडरांवाले की एंट्री होती है। हाँ, भिंडरांवाले एक करिश्माई लेकिन कट्टरपंथी सिख उपदेशक थे और 1978 में उनके समर्थकों और निरंकारी संप्रदाय के लोगों में एक हिंसक झड़प हुई। निरंकारी, वो सिख धर्म की मुख्य धारा से थोड़ा अलग हैं, है ना? हाँ, और भिंडरांवाले उन्हें धर्म के लिए खतरा मानते थे। इस झड़प को कई लोग खालिस्तान आंदोलन के हिंसक दौर की असल शुरुआत मानते हैं। और इसके बाद ही उन्होंने वो धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया। सही, आनंदपुर प्रस्ताव को लागू करवाने के लिए। पर यह सब सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा था, इसकी गूंज विदेशों में भी थी। अच्छा, वो कैसे? जगजीत सिंह चौहान जैसे नेता ब्रिटेन और अमेरिका में खालिस्तान के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे। और इसमें पाकिस्तान की भूमिका का भी जिक्र आता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 की जंग का बदला लेने के लिए चौहान को समर्थन देने की पेशकश भी की थी।
तो एक तरफ पंजाब ने जमीनी स्तर पर कट्टरता बढ़ रही थी और दूसरी तरफ विदेशों से उसे हवा मिल रही थी। तो 80 के दशक की शुरुआत तक आते आते स्थिति बहुत विस्फोटक हो चुकी थी। बहुत ज्यादा हत्याएं और बम धमाके आम होने लगे थे और इन सबका आरोप भिंडरावाले के समर्थकों पर लग रहा था। और फिर भिंडरावाले ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने स्वर्ण मंदिर में शरण ले ली। सिर्फ शरण नहीं ली, अपने सशस्त्र अनुयायियों के साथ वहां किलाबंदी कर ली, अकाल तख्त को अपना मुख्यालय और शस्त्रागार बना लिया। ये तो सिखों के सबसे पवित्र स्थान का एक तरह से अपहरण था। बिल्कुल। और उस समय के माहौल को समझने के लिए हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का दस्तावेज मशहूर सिख पत्रकार खुशवंत सिंह का हवाला देता है। उन्होंने भिंडरावाले को नफरत फैलाने वाला कहा था, जो कथित तौर पर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते थे। ये बहुत जरूरी बात है, मतलब सिख समुदाय के अंदर भी भिंडरावाले को लेकर गहरे मतभेद थे। हाँ, ये आंदोलन कभी भी एक मत नहीं था। खैर, जब सरकार के साथ बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तब जून 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा और विवादास्पद फैसला लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाँ, भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर में घुसकर भिंडरावाले और उनके लड़ाकों को बाहर निकालने का आदेश दिया गया। इसके नतीजे तो भयानक रहे होंगे। भयानक से भी ज्यादा। सेना को लगा था कि ये कुछ घंटों का ऑपरेशन होगा, लेकिन अंदर से भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। ये एक खूनी लड़ाई में बदल गया। भिंडरावाले मारे गए, लेकिन सेना के जवान, लड़ाके और सबसे दुखद आम नागरिक, हाँ, सैकड़ों आम श्रद्धालु जो उस समय परिसर में मौजूद थे, उनकी भी जान गई। ये सोचना भी कितना मुश्किल है। एक तरफ देश की सेना, दूसरी तरफ उसी देश के नागरिक, और ये सब कुछ एक सबसे पवित्र धार्मिक स्थल के अंदर। इसके जो घाव होंगे वो बहुत गहरे होंगे, इतने गहरे कि उनकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने दुनिया भर के सिखों को झकझोर कर रख दिया। कई लोगों के लिए ये उनके धर्म पर, उनकी पहचान पर हमला था। और इस गुस्से के बहुत ही भयानक नतीजे हुए। हाँ, 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने कर दी। और उसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। सिख विरोधी दंगे दिल्ली और उत्तर भारत के कई शहरों में। ये दंगे नहीं, एक तरफा नरसंहार था। 3 दिनों तक हजारों निर्दोष सिखों को बेरहमी से मारा गया, उनके घर बार जला दिए गए। ये वो जख्म है जो शायद आज तक पूरी तरह नहीं भरे। बिल्कुल। और 1984 की इन घटनाओं के बाद भी हिंसा रुकी नहीं, बल्कि उग्रवाद अपने चरम पर पहुंच गया। 1985 का एयर इंडिया बम धमाका। हाँ, खालिस्तानी अलगाववादियों ने एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को हवा में ही बम से उड़ा दिया। 329 बेगुनाह लोग मारे गए। ये आज भी कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। 329 लोग। ये संघर्ष अब पंजाब की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका था। बिल्कुल। 1986 में अलगाववादियों ने एक बार फिर स्वर्ण मंदिर पर कब्जा किया और खालिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया। इसके बाद का लगभग 1 दशक पंजाब के लिए बहुत ही दर्दनाक था। आम नागरिकों को निशाना बनाया जाने लगा। हाँ, बसों और ट्रेनों से हिंदुओं को उतारकर मार दिया जाता था। लेकिन निशाना सिर्फ हिंदू ही नहीं थे। ये एक अहम बात है। हाँ, और यहीं पर कहानी का एक और मोड़ आता है। आंदोलन का विरोध करने वाले या नरम रुख रखने वाले सिखों को भी बेरहमी से मारा जाने लगा। हमारे स्रोत में एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 1990-91 में आतंकवादी हमलों के 70% से ज्यादा शिकार खुद सिख नागरिक थे। 70%? ये बात तो इस आंदोलन की कहानी को पूरी तरह से बदल देती है। ये सिर्फ हिंदू सिख संघर्ष नहीं था। नहीं था। ये एक ऐसा दौर था जब आंदोलन ने अपने ही लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि आम पंजाबी लोगों का इससे मोहभंग हो गया। जब कोई आंदोलन अपने ही लोगों का दुश्मन बन जाए तो वो अपनी जमीन खो देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इस आतंकवाद से लड़ने वाले पंजाब पुलिस के मुखिया KPS गिल खुद एक सिख थे। तो फिर इस आंदोलन का अंत कैसे हुआ पंजाब में? कई कारण थे। एक, KPS गिल के नेतृत्व में पुलिस की बहुत सख्त कार्रवाई हुई। दूसरा, इन आतंकवादी गुटों में आपस में ही सत्ता और पैसे को लेकर लड़ाइयां होने लगीं। और यही इस कहानी का आज के दौर का सबसे अहम पहलू है। आंदोलन अपनी जमीन पर तो मर गया, लेकिन यादों और विचारों में जिंदा रहा, खासकर कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में। और यहाँ पाकिस्तान की ISI की भूमिका का भी जिक्र आता है। बिल्कुल।
जिस पर इन समूहों को पनाह, ट्रेनिंग और पैसा देने के आरोप लगते रहे हैं। प्रवासी समुदाय फंडिंग, प्रचार और राजनीतिक लॉबिंग के जरिए इसे जीवित रखने में महत्वपूर्ण रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो आंदोलन पंजाब में अपनी जमीन खो चुका है, वो कनाडा या ब्रिटेन में क्यों जिंदा है? शायद इसकी एक वजह यह है कि कई परिवार 1984 के सदमे और उसके बाद के हिंसक दौर में पंजाब छोड़कर चले गए। उनके लिए वो घाव, वो गुस्सा और वो यादें आज भी ताज़ा हैं, जबकि पंजाब खुद दशकों आगे बढ़ चुका है। मतलब उनकी अगली पीढ़ियों के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि पहचान का प्रतीक बन गया है। हाँ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक तरीका। और हम इसका असर आज भी देख रहे हैं, है ना? हाल की घटनाओं ने इसे फिर से सुर्खियों में ला दिया है। बिल्कुल, हमने लंदन और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावासों पर हमले देखे। फिर कनाडा में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, जिसने भारत और कनाडा के रिश्तों में भूचाल ला दिया। और 6 फॉर जस्टिस SFJ जैसा संगठन विदेशों में रेफरेंडम 2020 जैसा अभियान चला रहा है। सही। और हाल ही में भारत में हुए आम चुनाव में भी इसका एक बहुत ही अलग रूप देखने को मिला। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में खालिस्तान आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले 2 उम्मीदवार, अमृतपाल सिंह जो खुद जेल में बंद है, और सरबजीत सिंह खालसा जो इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे हैं। हाँ, दोनों पंजाब से सांसद चुने गए। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये पंजाब में आंदोलन के पुनरुत्थान का संकेत है? देखिए, पुनरुत्थान कहना शायद जल्दबाजी होगी। ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि ये अलगाववाद के लिए एक बड़े समर्थन का संकेत नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये मौजूदा सरकारों के खिलाफ एक तरह का विरोध मत हो सकता है, या फिर कुछ खास भावनात्मक और धार्मिक मुद्दों पर लोगों की प्रतिक्रिया। लेकिन ये जरूर दिखाता है कि 80 के दशक के घाव और प्रतीक आज भी पंजाब की राजनीति में कितने शक्तिशाली हैं। तो कुल मिलाकर ये आंदोलन भारत में राजनीतिक रूप से हाशिए पर है, लेकिन प्रवासी समुदायों में एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। बिल्कुल, ये एक आंदोलन है जो एक तरह से 2 अलग-अलग दुनिया में जी रहा है। एक पंजाब की जमीनी हकीकत है और दूसरी प्रवासी समुदायों की यादें और पहचान की राजनीति। आज की यह चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाती है। हमने देखा कि खालिस्तान आंदोलन पंजाब में अपनी जमीन खो चुका है, लेकिन पश्चिमी देशों में बसे प्रवासी समुदायों में ये अभी भी गूंज रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक आंदोलन जो अपनी कथित मातृभूमि में लगभग समाप्त हो चुका है, वो हजारों मील दूर एक अलग सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में बसे समुदायों के लिए क्या मायने रखता है? क्या ये केवल राजनीतिक सक्रियता है, या ये पहचान, स्मृति और उन घावों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का एक तरीका है जो अभी तक पूरी तरह से भरे नहीं है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोताओं को जरूर सोचना चाहिए।